प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने निबंध के अर्थ एवं परिभाषा और स्वरूप पर चर्चा की। आज हम निबंध के प्रकार एवं शैलियों पर बात करेंगे। निबंध के कितने प्रकार हो सकते हैं, निबंध की रचना किन किन शैलियों में हो सकती है, इस संबंध में निबंध का वर्गीकरण करना कठिन है, क्योंकि जितने लेखक उनकी अपनी अपनी निबंध पद्धतियाँ और शैलियाँ हो सकती है, फिर भी निबंध के स्वरूप पर बात करते समय हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि जहाँ पाश्चात्य समीक्षक निबंध में व्यक्तित्व की प्रधानता मानते हैं, वहीं भारतीय समीक्षक विचार तत्व को प्रधान मानते हैं। तो निबंध में लेखक का व्यक्तित्व प्रधान है या वर्ण्य विषय प्रधान है, इस आधार पर निबंध को दो कोटियों में विभाजित किया जा सकता है। एक है विषयनिष्ठ, विषयी प्रधान, व्यक्ति प्रधान या निजात्मक, और दूसरी है विषयनिष्ठ या परात्मक। तो विषयनिष्ठ, जिसको व्यक्ति प्रधान भी कह सकते हैं, निजात्मक भी नाम दिया गया है, पर विषयनिष्ठ ज़्यादा उपयुक्त नाम है। विषय का अर्थ लेखक है, विषय वर्ण्य विषय है। तो विषयनिष्ठ या व्यक्ति प्रधान निबंध जैसा कि स्पष्ट हो रहा है कि जिसमें लेखक के व्यक्तित्व की प्रधानता है, विषय जिसमें जो है वो गौण है। लेखक के व्यक्तित्व का जो है विषय पर अधिकार है या निबंध के अन्य तत्वों पर अधिकार है। लेखक के व्यक्तित्व की छाप विषय पर स्पष्ट रूप से अंकित होती है और प्रधानतया लेखक का व्यक्तित्व ही निबंध में मुखरित होता है। वो विषयनिष्ठ या व्यक्ति प्रधान निबंध की श्रेणी में या कोटि में आते हैं। तो विषयनिष्ठ या व्यक्ति प्रधान जिन निबंधों में लेखक के आत्म तत्व की प्रधानता होती है और विषय गुण रहता है, विषयनिष्ठ निबंधों की कोटि में आते हैं। इन निबंधों में विषय का सामान्य प्रतिपादन गुण रहता है। विषय का जो प्रतिपादन है वो गुण रूप से होता है और लेखक के व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जिस विषय पर निबंध लिखा जा रहा है उस विषय का प्रति सामान्य रूप से तो परिचय दिया जाता है, लेकिन ज्ञानवर्धन की दृष्टि से, सामान्य ज्ञान की दृष्टि से उस विषय का सर्वांग ज्ञान पाठक को मिल जाए ये जरूरी नहीं, क्योंकि उसमें उस विषय के प्रति लेखक के विचार ही प्रमुख रूप से अभिव्यक्त होते हैं और उसमें लेखक की रुचि अरुचि स्पष्ट रूप से झलक होती है। लेखक का व्यक्तित्व ही उसमें से झांकता हुआ अभिव्यक्त होता है, प्रतीत होता है। तो विषय का सर्वांग पूर्ण जो ज्ञान है या सर्वांगपूर्ण विवेचन है उसमें विषयनिष्ठ निबंधों में नहीं होता है। ये उस विषय पर एक लेखक विशेष के विचार हो सकते हैं, निजी विचार हो सकते हैं और इस कारण उनमें एकांगीपन हो सकता है। तो जब लेखक किसी पदार्थ, दृश्य, स्थान या व्यक्ति के प्रति अपने भावों या विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति करता है तो विषयनिष्ठ निबंध की सृष्टि होती है। तो विषयनिष्ठ निबंधों के बारे में आप प्रधान रूप से, मुख्य रूप से ये बात जान लें कि जिन निबंधों में लेखक के व्यक्तित्व की प्रधानता होती है और विषय गुण रहता है, लेखक के व्यक्तित्व की छाप विषय पर स्पष्ट रूप से होती है, लेखक का व्यक्तित्व मुखरित होता है निबंधों में, वो विषयनिष्ठ। और विषयनिष्ठ में भी दो बातें आ गई कि उस विषय पर के प्रति लेखक की भावनाएं अभिव्यक्त हुई है, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व में दो चीजें प्रमुख होती, एक तो मस्तिष्क और एक हृदय।
हृदय में भावनाओं का स्थान माना जाता है, और हृदय में जो है बुद्धि विचारों मस्तिष्क में बुद्धि, हृदय में भावनाएं होती है और मस्तिष्क में जो है वो बुद्धि विचार होते हैं। तो किसी विषय के प्रति लेखक की भावनाएं, भावुकता अभिव्यक्त हुई है या उसकी बौद्धिकता अभिव्यक्त हुई है, उस निबंध में भावों की प्रधानता है या विचारों की प्रधानता है, हृदय तत्व की प्रधानता है या मस्तिष्क की प्रधानता यानी बुद्धि तत्व की प्रधानता है। इस आधार पर फिर विषयनिष्ठ निबंधों के भी दो भेद किए जाते हैं, भावात्मक निबंध और विचारात्मक निबंध। तो भावात्मक निबंध जिनमें भावना प्रधान होती है और भावना हृदय तत्व की प्रधानता होती है, बुद्धि तत्व जो है उनमें गुण रहता है। तो भावुकता या भावना इसमें प्रमुख रूप से अभिव्यक्त होती है, वैचारिकता इसमें जो है वो गौण रहती है। इसमें वर्णित जो विषय है उस पर लेखक की आत्म तत्व की प्रधानता होती है, व्यक्तिगत संसार इसमें होता है, और तर्कपूर्णता या विचारों की एक बद्ध श्रृंखला जो है वो इसमें नहीं होती है। उसके स्थान पर भावुकता और भावनाओं का, अनुभूतियों का इसमें प्रकटीकरण होता है। तो भावात्मक निबंध जिन निबंधों में हृदय तत्व की प्रधानता होती है और बुद्धि तत्व गौण रहता है, भावना प्रधान होती है और विचार गौण होते हैं। इसको यूं भी हम कह सकते हैं कि भावना प्रधान होती है और विचार गौण होते हैं। इन निबंधों में लेखक के व्यक्तिगत संसार तथा आत्म तत्व की प्रधानता के कारण इन्हें आत्माभिव्यंजक भी कहा जा सकता है। भावना प्रधान निबंधों में भाव या रागात्मक तत्व का अधिकार अन्य सभी तत्वों पर रहता है। निबंध के तत्व में विचार तत्व है, भाव तत्व है, कल्पना तत्व है, आत्म तत्व है, शैली है। तो भावनात्मक जो निबंध है उनमें भावना का या रागात्मकता का अन्य सभी तत्वों पर अधिकार होता है, अन्य सभी तत्वों पर उसकी प्रधानता होती है। तर्क, युक्तियों, विचारों की कार्य कारण श्रृंखला के स्थान पर भावात्मक निबंधों में तर्क की कोई योजना नहीं होती है, विचारों की एक निश्चित बद्ध श्रृंखला नहीं होती है। उसके स्थान पर हृदय की उदात्त अनुभूतियों, किसी विषय के प्रति लेखक क्या अनुभव करता है, उसकी तीव्र भावना और भावुकता का चरम ही भावात्मक निबंधों में अभिव्यक्ति पाता है। लेखक का हृदय जो आनंद, विषाद, आकर्षण, विकर्षण, ममता, विरक्ति, अनुरक्ति, किसी पदार्थ के, दृश्य के, स्थान के या व्यक्ति के प्रति अनुभव करता है। किसी भी पदार्थ, व्यक्ति, दृश्य, स्थान के प्रति लेखक का हृदय जो भी आनंद महसूस करता है, विषाद, आकर्षण महसूस करता है या विकर्षण, ममता होती है, विरक्ति, अनुरक्ति या विरक्ति जिसको अपन कह सकते, वही सब कुछ अपनी रचनाओं में अभिव्यक्ति देता है, तो फिर वो भावात्मक निबंध की श्रेणी में आता है। भावात्मक निबंधों में लेखक किसी परिस्थिति विशेष, घटना विशेष या अनुभव विशेष को भावावेग जब उसमें भावनाओं का आवेग हो, कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करता है, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि भावात्मक निबंध का जन्म होता है। और अनुभूतियां जितनी गहन और सघन होगी, भाव जितने भी तीव्र और आकुल होंगे, प्रकाशन जितना स्पष्ट और निष्फल होगा, निबंध भी उसी अनुपात में सफल होगा। प्रताप नारायण मिश्र के नाक भो तथा रामरक्ष बेनीपुरी का मेरा नाचिरे भावात्मक निबंधों की श्रेणी में आते हैं। भावात्मक निबंधों के भी फिर तीन उपभेद किए जा सकते हैं। एक जिनमें कल्पना प्रदान होती है, दूसरी जिनमें अनुभूति प्रदान होती है, और तीसरी जिनमें हास्य व्यंग्य की प्रधानता होती है। तो कल्पना प्रधान, जिन भावात्मक निबंधों में कल्पना की प्रधानता होती है और इसमें निबंधकार जो है वो किसी विषय का
के प्रति अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण कल्पनाओं के माध्यम से करता है, काल्पनिक वर्णन के माध्यम से करता है, और काल्पनिक वर्णन के माध्यम से उस विषय के शब्द चित्रों की सृष्टि करता है। कल्पना के विस्तृत आकाश में इसमें लेखक जो है निबंधकार है वो उड़ान भरता है। जिन भावात्मक निबंधों में कल्पना की प्रधानता होती है वो कल्पना प्रधान भावात्मक निबंध है। इन निबंधों में कल्पना के प्रयोगों से शब्द चित्रों की सृष्टि होती है, क्योंकि कल्पना का प्रयोग भावुकता के निकट होता है। कल्पना के माध्यम से ही लेखक अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। इन निबंधों में कल्पना के विस्तृत आकाश में हृदय की उन्मुक्त उड़ान भावनाओं की तीव्रता के साथ होती है। दूसरा है अनुभूति प्रधान निबंध। अनुभूति प्रधान निबंधों में लेखक के अनुभव या अनुभूतियां मुख्य होती है, क्योंकि हम जब भी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दृश्य के संपर्क में आते हैं तो उसके प्रति अपनी सहज प्रतिक्रियाएं होती है, अपने कुछ अनुभव होते हैं, कुछ गहरी अनुभूतियां होती है। अनुभव और अनुभूतियां में अंतर है, और वो अनुभूतियां जब एक विशेष मन स्थिति में प्रकट होती है तो फिर अनुभूति प्रधान भावात्मक निबंध की उसमें सृष्टि होती है। जिन निबंधों में लेखक की अनुभूतियां निबंध में अभिव्यक्त होती है, जब लेखक किसी कार्य, घटना, दृश्य के संपर्क में आता है तो उसके मन में कुछ तीव्र प्रतिक्रिया अनुभूतियां होती है, और ये ही अनुभूतियां किसी विशेष मन स्थिति में भावनाओं की तरलता के साथ निबंध में व्यक्त होती है, तो फिर वो अनुभूति प्रधान भावात्मक निबंध की श्रेणी में आता है। तीसरा है हास्य व्यंग्य प्रधान। जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि जिन निबंधों में भावनाएं तो उमड़ती है लेकिन हास्य व्यंग्य के माध्यम से उमड़ती है, हास्य व्यंग्य का सहारा लिया जाता है, और हास्य व्यंग्य का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर कोई विकृति होती है, कोई विकार होता है, विसंगति होता है। हिंदी साहित्य में लेखकों ने इस का सहारा, हास्य व्यंग्य का सहारा समाज की विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों को उजागर करने, उन्हें दूर करने के लिए किया है, और इस हास्य व्यंग्य के माध्यम से वो समाज की जो विसंगतियां हैं उन पर आक्षेप करते हैं। आपने हरिशंकर प्रसाई के व्यंग्यात्मक, हास्य व्यंग्यात्मक निबंध देखे होंगे। वो हास्य व्यंग्य की शैली के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध रहे हैं। तो इन निबंधों में लेखक हास्य व्यंग्य का सहारा लेता है। निबंधों में लेखक समाज की किसी विसंगति पर हास्य व्यंग्य के माध्यम से चोट करता है। हास्य व्यंग्य में जहाँ एक और निबंध रोचक और मनोरंजक बनता है हास्य व्यंग्य से, वही लेखक समाज की बुराइयों और कुरीतियों पर आक्षेप करके स्वस्थ वातावरण निर्माण की भी हास्य व्यंग्य प्रधान लेखकों निबंधों के माध्यम से कोशिश करता है। तो भावना प्रधान भावात्मक जो निबंध है उसके भी ये 3 उपभेद किए गए हैं। भावात्मक निबंधों की रचना के लिए 3 प्रमुख शैलियां प्रयुक्त होती है: धारा शैली, तरंग शैली और विक्षेप शैली। धारा शैली की बात करते हैं। धारा जो शैली है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि धारा प्रवाह में, धारा के समान एक निश्चित प्रवाह में लगातार जिसमें भावनाओं का प्रकटीकरण हो। लेखक की भावनाएं, लेखक का हृदय जब भावनाओं से बढ़ता है, भावनाएं उसके मानस में आप्लावित होती है, तो वो भावनाएं एक धारा के समान नियमित रूप से निबंध में अभिव्यक्त होती है, तो वहाँ धारा शैली मानी जाती है। धारा शैली में लेखक अपने भावों की धारा के समान बिना रुकावट के निर्बाध रूप से सहज सरल अभिव्यक्ति करता है। लेखक का हृदय भावों से आप्लावित रहता है, और भाव निरंतर सहज रूप से उसके मानस से अभिव्यक्त होते रहते हैं, और उसके अनुरूप उसकी भाषा गढ़ती जाती है, तो वो धारा शैली कहलाती है। और सरदार पूर्ण सिंह की निबंध इस शैली में रचित है। तरंग शैली, जिसमें तरंगे उठती हो, जिस तरह से पानी में एक बड़ी सी लहर आती है,
पानी का जल स्तर ऊपर उठता है फिर नीचे हो जाता है। तो इस तरह से जिस निबंध में लेखक की भावनाओं में उतार चढ़ाव होता रहता है और भावनाओं का प्रकटीकरण उत्थान पतन के रूप में होता है, वहां पर तरंग शैली होती है। तरंग शैली में लेखक के भावों की अभिव्यक्ति धारा के समान सहज सरल रूप में निर्बाध न होकर तरंगवत होती है। जिस प्रकार पानी में लहरें ऊपर उड़ती है फिर नीचे जाती है और अटक अटक कर आगे बढ़ती है, उसी प्रकार लेखक के मानस में अनेक भाव भरे होते हैं और वह किसी एक भाव को सुनिश्चित रूप में प्रकट न करके विभिन्न भावों की टकराहट को प्रकट करता है, विभिन्न भावों के घात प्रतिघातों को व्यक्त करता है, उसे तरंग शैली कहा जाता है। भावों का उत्थान पतन रूप में प्रकटीकरण तरंग शैली में होता है और माखनलाल चतुर्वेदी जी के साहित्य देवता निबंध की रचना इस शैली में हुई है। विक्षेप शैली धारा शैली के एकदम विपरीत है। विक्षिप्त अवस्था अपन कहते हैं कि जैसे पागलपन की अवस्था, उन्माद की अवस्था, जिसमें भावनाओं का उच्छृंखल आवेग होता है। एक दिन से भावनाएं उमड़ती है और फिर मंद हो जाती है बिल्कुल। तो भावनाओं की अनियमित अभिव्यक्ति इसमें होती है। यह शैली धारा शैली के विपरीत है। इसमें लेखक के भावों की अभिव्यक्ति अनियमित रूप से होती है। इसमें भावों का प्रकटीकरण व्यवस्थित न होकर बिखरे हुए रूप में अव्यवस्थित होता है और जटिल मन स्थितियों के प्रकटीकरण में शैली का सहारा लिया जाता है। बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभु के चिट्ठे में ये विक्षेप शैली देखने को मिलती है। तो विषयनिष्ठ निबंधों की कोटि में पहला जो भेद है भावात्मक निबंध अपन ने देखा, जिनमें भावनाओं की प्रधानता होती है। इसका दूसरा भेद है विचारात्मक निबंध। और विचारात्मक निबंध जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जिनमें विचारों की प्रधानता होती है, जिनमें बौद्धिक पक्ष प्रधान होता है, जिनमें मस्तिष्क प्रधान होता है, हृदय गौण होता है। बौद्धिकता प्रधान होती है, भावनाएं गौण होती है, वहां पर विचारात्मक निबंध होते हैं, उन्हें विचारात्मक निबंध कहा जाता है। जिन निबंधों में बौद्धिक पक्ष प्रधान हो, चिंतन पक्ष की प्रधानता हो और हृदय पक्ष गौण हो, लेखक के आत्म तत्व भावनाएं गौण हो, वहां पर विचारात्मक निबंध की सृष्टि होती है या उन्हें विचारात्मक निबंध कहा जाता है। इन निबंधों में विचार या चिंतन तत्वों का अन्य तत्वों पर अधिकार रहता है। इस कारण इन्हें चिंतन के क्षणों की अनुभूति भी कहा जा सकता है। समाज, परंपरा, राजनीति, संस्कृति, नैतिक आदर्श, रस, भाव आदि किसी विषय पर जब लेखक मौलिक व स्वाधीन विचार तर्क योजना के साथ प्रस्तुत करता है तो विचारात्मक निबंधों की सृष्टि होती है। किसी भी विषय पर लेखक एक तर्कपूर्ण ढंग से अपने निजी विचार प्रकट करता है तो वो विचारात्मक निबंधों की श्रेणी में आते हैं और ये लेखक के चिंतन मनन से जुड़े हुए होते हैं। लेखक किसी विषय पर किस तरह से सोचता है, उसके सोचने का तरीका क्या है, उसके विचार क्या है, उनको वो तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करता है। ये निबंध गंभीर, सुनियोजित और विश्लेषणात्मक होते हैं। इनमें विचारों की प्रधानता होने के कारण भावनाएं विचारों के अनुवर्ती होती है और विचारों की प्रधानता के कारण कभी कभी नीरसता एवं रूखापन भी आ जाता है। तो विचारात्मक निबंधों को विचारों के तीखे तीर न बनाकर मीठे कूट बनाने में ही लेखक की सफलता मानी जाती है। विचारात्मक निबंध में बुद्धि, तत्व, चिंतन और विवेचना की परख नहीं, सौंदर्य पर कला और संतुलन सामंजस्य भी होना आवश्यक है। विचारात्मक निबंधों के भी तीन उपभेद किए जा सकते हैं। एक तो जिनमें
आलोचनात्मक विचार हो जिसमें विवेचना की गई हो किसी विषय की, और तीसरा जिसमें किसी विषय का अन्वेषण किया गया हो। आलोचनात्मक निबंध जैसे कि हिंदी साहित्य में एक विधा भी है आलोचना समालोचना, जिसमें साहित्यकारों की साहित्य रचनाओं की समीक्षा की जाती है। तो वो आलोचनात्मक निबंध साहित्यकारों की रचनाओं की समीक्षा से संबंधित होते हैं। इस कारण इन्हें शुद्ध साहित्यिक कोटि में गिना जा सकता है। लेखक किसी साहित्यिक कृति का सम्यक परीक्षण कर तर्क के सहारे पाठक को उसका रसास्वादन करवाता है। उदाहरण के लिए शुक्ल जी की मानस की धर्म भूमि जो निबंध है, जो चिंतामणि में संकलित है, वो आलोचनात्मक श्रेणी का। विवेचनात्मक, जिनमें किसी विषय की व्याख्या की जाती है। जिन निबंधों में लेखक किसी गंभीर विषय के सभी पहलुओं पर विचार करके अपने विचारों की तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति करता है। विवेचनात्मक निबंधों में लेखक मनोवैज्ञानिक, राष्ट्रीय चेतना या नैतिक आदर्शों से युक्त किसी गंभीर विषय पर अपने मौलिक एवं स्वाधीन विचार प्रकट करता है। शुक्ल जी के मनोविकार संबंधी निबंध इसी श्रेणी के हैं। शुक्ल जी ने मनोविकारों से संबंधित बहुत से निबंध लिखे हैं। लोभ और प्रीति है, क्रोध है, उत्साह है, तो ये सभी निबंध विवेचनात्मक निबंधों में आते हैं, जिनमें उन्होंने इन मनोविकारों का विवेचन किया गया है और उसके मनोविकारों के सभी पहलुओं पर विचार किया है और उनकी अपने विचारों का जो अभिव्यक्ति है वो बड़े तर्कपूर्ण ढंग से की है, जो पाठक को आंदोलित करती है और पाठक को उस विषय में सोचने के लिए मजबूर करती है। गवेषणात्मक, गवेषणा का अर्थ होता है अनुसंधान, खोज। तो जिन निबंधों में किसी खोजपरक तथ्य की अभिव्यक्ति होती है, इन निबंधों में लेखक इतिहास, धर्म, दर्शन से संबंधित तथ्यों की तर्कपूर्ण खोजपरक अभिव्यक्ति करता है। इन निबंधों की रचना के लिए संबंधित विषय का विस्तृत अध्ययन एवं अन्वेषण अपेक्षित होता है। इन निबंधों में लेखक की विद्वता की छाप रहती है, क्योंकि लेखक का उस विषय का जो ज्ञान है बहुत उच्च स्तरीय होना चाहिए और उस विषय पर विभिन्न तरह से अनुसंधान करने के बाद ही लेखक जो है अपने विचारों को रख सकता है और दूसरे विचारों का खंडन कर सकता है। निबंधकार किसी विषय पर तर्कपूर्ण ढंग से दूसरों के विचार मत का खंडन करके अपने मत का प्रतिपादन करता है। गुलेरी व हजारी प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी व हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध इस कोटि के हैं। तो आज हमने विषयनिष्ठ जो निबंध है उनके दो भेद, भावात्मक एवं विचारात्मक, पर बात की और इनकी शैलियों के बारे में जानकारी, इन शैलियों के बारे में चर्चा की। विचारात्मक निबंधों की शैलियों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। धन्यवाद।